नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 11 के अंतर्गत सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में बात किया गया। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर यानी यूनियन के बारे में यदि आप देखेंगे, यूनियन को पार्ट 5 में बताया गया है। स्टेट को देखेंगे तो स्टेट जो है वो पार्ट 6 में है। 5 + 6 = 11 और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो भाग 11 पार्ट 11 में। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि इसका जो भाग है वो 11 में। हम लोग भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पढ़े थे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो फेडरल है। हमारे यहाँ का संविधान जो है वो संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये बात स्पष्ट तौर पे बताई थी कि संविधान की जो प्रकृति है वो फेडरल है। और फेडरल के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, और उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और उनमें से एक लक्षण जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे यहां शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान में, यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस जो है उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन 245 से 255 ये लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है। आज हम इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशंस या पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो बताया गया है। तो पार्ट 11 में 3 भाग हैं। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा वित्तीय। आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में और पावर के बारे में चर्चा करेंगे। 245 से लेकर के 255 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे आपसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसी के क्रम में हम आपसे बताएंगे। आपने देखा था कि जो पहले विषयों का जो बंटवारा हुआ था वो 1919 के चार्टर्स में, जहां पे डायरकी सिस्टम्स को लाया गया, द्वैध शासन पद्धति को पैदा किया गया, डायरकी सिस्टम्स वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1919। और फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड अगेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1950, 26 जनवरी 1950 को उन प्रावधानों को समावेशित किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे। ये जो आर्टिकल्स हैं 245 और 246, इन्हें हम शेड्यूल के साथ पढ़ेंगे। रीड विथ 7th शेड्यूल। और आपने देखा है
कि 7वीं अनुसूची जो है 7th शेड्यूल वो 3 लिस्ट्स के बारे में बात करती है। पहला ये यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। यानी संघ सूची हो गई, ये आपकी राज्य सूची हो गई है और ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और ये कहां पे है 7th शेड्यूल। ये कौन सी है आपकी लिस्ट 1, दिस वन इज अ लिस्ट 2 एंड दिस वन इज लिस्ट 3rd। और यहां यदि एंट्री के बारे में बात करें तो जो प्रविष्टि है आपकी ये 97, 66 और 47, यानी प्रविष्टियों की संख्या की बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में 97 है, स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में 47। विषयों की बात करें तो इसमें वर्तमान में 100 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनमें से 5 विषय को ला करके कहां रख दिया गया, समवर्ती सूची में रखा गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और वर्तमान में इनकी जो संख्या होगी वो 61 और ये जो संख्या है आपकी 52। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेटा है, इन्हें आपको याद रखना है। 97th entry in a first list, that is a union list। 66 जो है वो स्टेट और 47 जो है वो आपके कॉन्करेंट। सब्जेक्ट्स की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में और 61 जो है वो स्टेट लिस्ट में। 7th शेड्यूल 3 लिस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जो भी हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 2 आधार पर हुआ है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन, उनके विस्तार की दृष्टि से, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट, विषय वस्तु की दृष्टि से। यानी जो बंटवारा किया गया है, यहां शक्तियों का जो विभाजन हुआ है वो 2 आधारों पर हुआ है, और वो पहला है विस्तार की दृष्टि से और दूसरा जो है वो आपका विषय की दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट। ये 2 आधार देखना है आपको। अब आते हैं आर्टिकल 245 जो है वो 2 क्लॉज के बारे में बात करता है, क्लास 1 एंड क्लास 2। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब भी आप क्लास को देखें आप बेयर जरूर साथ में रखें, बेयर एक्ट्स के साथ आप स्टडी करें, क्लैरिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये मैं प्रयास करता हूं कि जो लीगल एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उस बात को एलेबोरेट किया जाए। क्लास 1 जो है वो ओपनिंग लाइन जो है उसकी स्टार्ट होती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग लाइन ही यहीं से शुरू हो रही है आपकी, यहीं से स्टार्ट हो रही है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 245(1) में जो बातें बताई जा रही हैं, जो आपको आगे बताऊंगा, वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिए
इसका अभिप्राय क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं थोड़ी देर में। कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट में मेक द लॉ फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया आर देयर पार्ट ऑफ, दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। ये आपके 245 क्लॉज 1 में बताया जा रहा है। लेकिन यहां पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, यानी संविधान में यदि कोई ऐसा प्रावधान है तो उसके अधीन रहते हुए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। कहां के लिए? भारत क्षेत्र के लिए, फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर ये राज्य के लिए, स्टेट के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। सिंपल सी बात है। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए या उसके किसी भाग के लिए जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट बना सकती है। राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए जो कानून बनाएगा वो राज्य विधानमंडल बना सकता है। लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो इनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में यदि कोई प्रावधान किया गया है उसके बारे में तो उसके अधीन रहते हुए ही पार्लियामेंट फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कानून बना सकता है। यहां पे मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये मैंने बताया था जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो वहां पे टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या। कहता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कंप्राइजेस, कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो बना होगा, गठित होगा, किनसे गठित होगा? तो वहां पे लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ द स्टेट। दूसरा टेरिटरी ऑफ द यूटीज, यूनियन टेरिटरी, आर एनी टेरिटरी विच इज एक्वायर्ड इन अ फ्यूचर। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया जब आप आर्टिकल 1 देखोगे तो वहां पे ये बात क्लियर है कि भारत के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य के राज्य क्षेत्र या संघ राज्य के क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिन्हें फ्यूचर में एक्वायर किया जाए। यानी आर्टिकल 1 में यह बात बता दी गई थी जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ये जानकारी है कि पांडिचेरी, पुदुचेरी वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच। उस समय वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगालियों के कब्जे में था। यानी इन फ्यूचर्स एनी एग्रीमेंट बाय द एनी एग्रीमेंट्स आर कोवेनेंट्स, जब उन्हें लिया जाएगा तो वो भारत के राज्य क्षेत्र माने जाएंगे। और ऐसे प्रावधानों को रखा गया था आपके संविधान में कि फ्यूचर में जो टेरिटरी एक्वायर की जाएगी वो भी भारत राज्य क्षेत्र का भाग माना जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया पर जो लॉ बना सकता है या उसके किसी भाग के लिए जो लॉ बना सकता है वो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर पार्ट देयर ऑफ, उसके किसी भाग के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो राज्य के भीतर या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी और बढ़ेगी। ये 370 था, है नहीं, था। यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाता था
पार्लियामेंट लॉ बनाता था वो इसके अधीन रहते हुए बनाता था। इसका मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता था वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। और ये प्रावधान कहां दिया गया था? 370 में बताया गया था। आपको जानकारी होगी कि आपके जो कानून हैं वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में विस्तारित हुए, लागू हुए, ऑपरेशन में आए, इसके पहले नहीं। इसके पहले जो कानून बनाए जाते थे वो इस प्रावधान के अधीन रहते हुए बनाया जाता था। उस राज्य में वह विधि लागू नहीं होती थी। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 की है, ये वहां लागू नहीं थी। इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपके जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती थी। तो पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया जा रहा है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, अब इसी तरीके से आप 371 और 371A से लेकर के जे तक प्रोविजन देखे हैं जहां पे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही कानून बनाएगी। और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, यानी वहां पे नागालैंड के बारे में प्रावधान किया गया है, मणिपुर के बारे में बात किया गया है, आसाम के बारे में बात किया गया है, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उन स्टेट्स को। तो वो जो प्रावधान है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत, इनके अधीन रहते हुए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि पार्लियामेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, लेकिन कहां पे? इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए कानून बनाएगा। इसका मतलब ये प्रावधान जो है वो प्रिवेल करेगा, इनके अधीन रहते हुए काम करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग लाइन का जो अर्थ और मायने है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी आसाम में यदि कोई विशेष बात बताई गई है तो उसके अगेंस्ट जाकर के पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता है, क्योंकि उस राज्य में फिर वो संविधान से असंगत हो जाएगा जो वहां पे बताया गया है। तो उन प्रावधानों के अधीन रहना है। इसी तरीके से स्टेट के बारे में देखें कि स्टेट जो है वो पूरे स्टेट के लिए या उसके किसी भाग के लिए लॉ बना सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है, वो पूरे स्टेट, होल ऑफ द स्टेट या उसके किसी भाग के लिए लॉ बना सकता है। लेकिन ये भी जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप शेड्यूल पढ़ते हो भैया, कौन सा? 6, जब आप 6th शेड्यूल पढ़ते हैं तो वहां पे 4 स्टेट के बारे में बात किया गया है। आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो वहां पे जो प्रावधान इन राज्यों को दिया गया है उन शेड्यूल्स में स्पेशल स्टेटस के तौर पर, उन प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही आप कानून बना सकते हैं स्टेट में। जैसे जो ट्राइबल एरिया है, किसी स्टेट में यदि ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में उस ट्राइबल एरिया के लिए कोई प्रावधान किया गया है, तो स्टेट जब भी लॉ बनाएगा उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उसके अधीन रहते हुए ही कानून बनाएगा, उसके बियॉन्ड जाकर के नहीं बना सकता है। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है, या उसके किसी भाग, पार्ट के लिए। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया या उसके किसी भाग। अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, ये जो है स्टेट या उसके किसी भाग, पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान ने यदि किसी राज्य के बारे में कोई बात
बताई है तो उनके अधीन रहते हुए ही कानून बनाना होगा। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब जरा देखें, यूएपीए के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एक्ट है, पेरेंटल एक्ट ये है। बाकी 2004 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, 2008 में हुआ है, 2013 और रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में हुआ है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि यूएपीए का जो प्रोविजन है ये होल ऑफ इंडिया में लागू होता है। इसको पार्लियामेंट ने बनाया था। ये जो कानून बना हुआ है ये पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ है। एक एग्जांपल और, अब आप देखिए, स्पा आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशल पावर एक्ट, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये जो एक्ट है इसको भी पार्लियामेंट ने बनाया था और ये उन क्षेत्रों में लागू हुआ है, यानी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे उन स्टेट्स के लिए ये कानून बनाए गए थे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है जो होल ऑफ इंडिया पे लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए लॉ बना सकता है या उसके किसी विशेष भाग के लिए कानून बना सकता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो राज्य के लिए कानून बना सकता है, अपने राज्य के लिए। जैसे मकोका पढ़ेंगे तो इस महाराष्ट्र में मकोका लागू होता है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो आया हुआ है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लागू हो रहा है। जैसे इसी तरीके से यूपी गुंडा एक्ट है तो यूपी के लिए लागू हो रहा है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट जो लाया गया वो आंध्र प्रदेश के लिए है। इसी तरीके से गुजरात ने अपने लिए लॉ बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये कॉम्पिटेंसी है कि वो अपने स्टेट के लिए या उसके किसी भाग के लिए लॉ बनाएगा, और पार्लियामेंट के पास ये कॉम्पिटेंसी है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक कि ये वाला प्रोविजन 245 का क्लास 1 आपका क्लियर हो गया होगा। क्लास 2 पे आते हैं। क्लास 2 245 का जो क्लॉज 2 है, 245 का क्लॉज 2, एक तो क्लियर हुआ आपका, नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया है, इफ द पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है और ये लॉ इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा। वर्ड थोड़ा सा समझिएगा, बेयर की लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे जो वर्ड आया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ इनवैलिड नहीं होगा। यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं यूज हुआ है, यहां पे वाइड शब्द का यूज नहीं किया गया, यहां पे इनवैलिड है। इसका मतलब ये अविधिक नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि यदि ऐसे लॉ का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर हो रहा है, यानी इस लॉ का जो प्रवर्तन है, जो लागू हो रहा है, वो भारत के बाहर भी लागू होता है। ये इंडिया हो गई आपकी, इंडिया के बाहर भी ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है। इस आधार पर इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं आपको कि आपने एक लॉ बनाया, भारत के भीतर तो वो लागू ही होगा, लेकिन भारत के बाहर भी वह कानून जो है वो